मिलाकर केजरीवाल सरकार को प्रमोट करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, आम आदमी पार्टी का विकास करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी अपने आप को एक मोहरा बनाकर केजरीवाल जी के हाथों में दे रखा है। क्या राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में उसी तरह से विधायक और मंत्री हैं जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिले अपने पद को, अपने विधायक पद को, अपने मंत्री पद को लात मारना, जैसे बाबा साहेब ने और बहन जी ने लात मारी थी, आप उस तरह से लात मारना। देखना आपको समाज का मकसद, कांग्रेस का मकसद, बीजेपी का मकसद, आम आदमी पार्टी का मकसद, केजरीवाल जी का मकसद सिर्फ एक ही है कि बीएसपी को खत्म करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज मैं बात करूंगा राजेंद्र पाल गौतम जी की, जो कि इस वक्त केजरीवाल सरकार जो कि दिल्ली में है उसमें मंत्री हैं। साथियों अभी उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो को जो है एक चैनल पर डाला और उसको जनता के बीच में प्रेषित कर दिया। साथियों वे कह रहे हैं कि 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे और उसके लिए उन्होंने जो है एक नंबर दिया है जिस पर आपको मिस कॉल करने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ मिस कॉल करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार जो है, उसका आधार ही डाटा है। यानी कि वे जितना ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं उतनी ही आसानी से वो सरकार बना लेते हैं, उतनी ही आसानी से वे जो है जनता के पास अपने विचार पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है डाटा इकट्ठा करने का कि आप मिस कॉल दीजिए तो आपका सारा डाटा जो है कम से कम एटलीस्ट आपका फ़ोन नंबर वहाँ इनके पास पहुँच जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में और वे 10 करोड़ बौद्ध बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली की कुल आबादी जो है 2 करोड़ के आसपास है। बाकी के 8 करोड़ बौद्ध कहाँ से लाएंगे? यानी कि उनका अगला टारगेट जो है यूपी है। उत्तर प्रदेश में वे, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में वहाँ पर चुनाव हैं विधानसभा के, और विधानसभा चुनावों में वहाँ पर आम आदमी पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी ने अपने कई विधायक उत्तर प्रदेश में बड़ी जोर शोर से उतार रखे हैं। तो साथियों ये समझने वाली बात है कि राजेंद्र पाल गौतम जी को हम कई बार बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान देते हैं और देनी चाहिए। मैंने आज तक कभी भी जो है राजेंद्र पाल गौतम जी के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, बल्कि मैंने यही कहा है कि वह एकमात्र ऐसे विधायक हैं दिल्ली सरकार में जो बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को जानते हैं। लेकिन साथियों हमें यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ा अंतर समझना पड़ेगा। क्या राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में उसी तरह से विधायक और मंत्री हैं जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? क्या परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कि भारत का पहला कानून मंत्री कांग्रेस ने बनाया, क्या कभी परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया? साथियों मंत्री पद पर रहने के बावजूद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया, बल्कि वे एकमात्र ऐसे राजनीतिक नेता रहे पूरे विश्व के इतिहास में, जहां तक मैं अगर समझ पाता हूं, तो जिस व्यक्ति ने जिस पार्टी के अंदर, जिस पार्टी की वजह से वह मंत्री है और केंद्र सरकार में मंत्री है, उसी पार्टी की नीतियों का विरोध किया हो, एकमात्र ऐसे राजनीतिक नेता रहे। और ऐसी ही आशा आज राजेंद्र पाल गौतम जी से बहुजन समाज करता है, क्योंकि वह यह समझता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं। हमें बहुत आशा है। लेकिन साथियों जैसा कि मैं लगातार ये कहता आया हूं कि जहां तक राजेंद्र पाल गौतम जी की अपनी विधानसभा की सीट की बात है, तो वहां तक बहुजन समाज के लोगों को उनका पूरा साथ देना चाहिए, उनको वह सीट लगातार जिताते रहना चाहिए। मैं इस बात से कभी भी पीछे नहीं हटता हूं। लेकिन जहां तक पूरी दिल्ली की बात है या पूरे देश की बात है, दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी के पैर पसारने की बात है, तो वहां पर मैं कभी भी इस बात का हिमायती नहीं होता हूं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली की विधानसभा में राजेंद्र पाल गौतम जी का यह दूसरा कार्यकाल है।
पहले जब सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी ने 49 दिन की, तब उनकी सीट से कोली समाज की एक लड़की जिसने अपना बलिदान देकर इस पार्टी को आगे बढ़ाया था, संतोष कोली, उसके बलिदान को याद करके उसके भाई को वहां से टिकट दी थी, धर्मेंद्र कोली को। लेकिन क्योंकि वह गरीब परिवार से था, झुग्गी झोपड़ी बस्ती से था, इसलिए दूसरी बार, और चूंकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो उनका मिशन मूवमेंट है, जो उनके द्वारा बहुजन समाज में किए गए कार्य थे, जो उनका प्रचार प्रसार था, उनकी ख्याति थी, उसके आधार पर केजरीवाल ने धर्मेंद्र कोली को साइड कर दिया और राजेंद्र पाल गौतम जी को वहां से टिकट दिया सीमापुरी दिल्ली से। साथियों, इस बात के दो मायने हैं। एक तो हम इसकी निंदा करें और दूसरे हम इस पर प्रसन्नता जाहिर करें। निंदा इसलिए कि धर्मेंद्र कोली, सीमा कोली का जो भाई है, वो भी हमारे समाज से था और उसको हटाकर ही हमारे समाज के दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया। ये निंदा का विषय है। लेकिन प्रसन्नता का विषय यह है कि धर्मेंद्र कोली, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हमारे समाज के मिशन मूवमेंट से परिचित नहीं था और उसकी जगह पर जब जो एससी सीट है वो किसी एससी को ही जानी थी, वहां से राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे मिशन मूवमेंट के जानकार जीत कर आए। लेकिन साथियों, पहला कार्यकाल पूरे 5 साल राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिल्ली विधानसभा में बिताए, केजरीवाल सरकार में बिताए, और उसके बाद दूसरा कार्यकाल जब उनका शुरू हुआ, जब दूसरी बार वे जीत गए, तो जो दूसरा चुनाव हो रहा था अभी 2020 का, उसमें केजरीवाल सरकार से उन्होंने जो 12 सीटें हैं एससी की दिल्ली विधानसभा में, 70 में से 12 सीटें एससी को मिलती हैं, उनमें से एक भी सीट वे बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को जानने वाले व्यक्ति को नहीं दिला पाए। हालांकि केजरीवाल आरएसएस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि हमें दिखाई देता है, क्योंकि जब केजरीवाल जी यहां दिल्ली में सरकार बनाई उन्होंने, तब हम वहां दिल्ली की परिस्थिति को जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस से लोग त्राही त्राही कर रहे थे और कांग्रेस के बाद बीजेपी से भी ज्यादा लोग प्रसन्न नहीं थे दिल्ली के। लेकिन बीएसपी का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा था और बीजेपी या आरएसएस को, कांग्रेस को नहीं रोकना है, किसी और को नहीं रोकना है, लेकिन बीएसपी को रोकना है, बीएसपी को खत्म करना है, यह उनके मकसद में पहले नंबर पर था। और इस मकसद को पूरा करने के लिए यह आम आदमी पार्टी खड़ी की गई, आरएसएस की अपनी रणनीति के तहत खड़ी की गई। और हम उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी विकास करती है अपना, उसमें हम ये देखते हैं कि जो 2020 के जो चुनाव हुए, उसमें कई ऐसे विधायकों को, उसमें कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो कि बहुजन समाज पार्टी से जीतकर निगम पार्षद बने थे या पूर्व में विधायक बने थे या वे किसी बड़े पद पर आसीन थे। सिर्फ बीएसपी के लोगों को उन्होंने तोड़ा, बीएसपी के लोगों को गुमराह किया, बीएसपी के लोगों को लालच दिया, क्योंकि इनका मकसद, कांग्रेस का मकसद, बीजेपी का मकसद, आम आदमी पार्टी का मकसद, केजरीवाल जी का मकसद सिर्फ एक ही है कि बीएसपी को खत्म करना है। और अब जब मैं राजेंद्र पाल गौतम जी की यह बात कर रहा हूं, तो मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वह बात याद आ जाती है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि मैं पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान करता है, जो अपने दुश्मन को पहचान लेता है और पहचान कर न केवल खुद सावधान हो जाता है, बल्कि अपने समाज को भी सावधान करने का काम करता है। यहां पर दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी भीम मिशन चला रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने की बात कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का जो कार्य है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अभी मैं यहां पर बैठा बैठा कह दूं कि मैं कल चांद पर जा रहा हूं, कल मेरी चांद की यात्रा है, कितने लोग हैं यहां पर यकीन कर लेंगे? आप में से कोई भी यकीन नहीं करेगा। आप में सब मुझसे यह पूछेंगे, भाई ये बताओ कि चांद पर कैसे जाओगे? सबसे पहले तुम्हारे पास धन है क्या? चांद पर लोग जा चुके हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि हां आप जा सकते हो। तो वो पूछेंगे मुझसे कि क्या आपके पास धन है, क्या आपके पास नासा से या किसी ऐसी जो अंतरिक्ष एजेंसी है
उससे कोई सेटिंग है, कोई उससे आपका जो अनुबंध है क्या? क्या वो आपको भेज रहे हैं क्या? आपकी तैयारी क्या है? आपका रोड मैप क्या है? आप निसंदेह ये सवाल करोगे। और जब आप ये सवाल करोगे तो ये मालूम पड़ता है कि हाँ, आप जागरूक किस्म के लोग हो। लेकिन अगर राजेंद्र पाल गौतम जी ये बात कहते हैं कि आज 2021 चल रही है और वे आज से 4 साल बाद 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बना देंगे, मेरी समझ से तो बाहर बात है साथियों। क्योंकि बौद्ध तो आज भी मुझे दिखाई देते हैं जिनके पास बौद्ध धर्म को ढोने के या बौद्ध धर्म में आकर बुद्ध की मूर्ति को अपने सर पर लेकर चलने के अलावा मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने कुछ विशेष कार्य किया हो। वे बुद्ध की मूर्ति के वजन से और मरे जा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों को, बुद्ध के धम्म की विशेषताओं को आज बौद्ध नहीं जान रहे हैं। बहुत कम बौद्ध लोग ऐसे हैं जो बुद्ध धम्म की विशेषताओं को जानते हैं, उसके सिद्धांतों को जानते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम जी 10 करोड़ लोग को बौद्ध बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करने क्या जा रहे हैं। क्या अगर मैं मान लीजिए 10 करोड़ लोगों ने उनको मिस कॉल दिया, पहली बात तो यह है कि उनका नंबर जो है राजेंद्र पाल गौतम जी के पास चला गया और राजेंद्र पाल गौतम जी को जब अपनी सीट बचानी है, अपना मंत्री पद बचाना है, तो जब केजरीवाल जी उनको एक डांट लगाएंगे तो वो जो सारे नंबर हैं वहां पर पहुंचेंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो भी कार्रवाई राजेंद्र पाल गौतम जी कर रहे हैं, जिस ऐप के जरिए कर रहे हैं, वह उनका नहीं है, वह केजरीवाल सरकार का है। सीधे जो नंबर हैं वो राजेंद्र पाल गौतम जी के पास भी नहीं जाएंगे और सीधे सरकार के पास जाएंगे। कुल मिलाकर केजरीवाल सरकार को प्रमोट करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, आम आदमी पार्टी का विकास करने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी अपने आप को एक मोहरा बनाकर केजरीवाल जी के हाथों में दे रखा है उन्होंने, ताकि वे उसका इस्तेमाल कर सके। साथियों, राजेंद्र पाल गौतम जी अगर 2025 में 10 करोड़ बौद्ध बनाने की बात करते हैं तो उनको एक रोड मैप देना चाहिए कि उनके पास कुल कितने प्रशिक्षित बौद्ध हैं जो बौद्ध धर्म को अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री हासिल की है, या वो बौद्धाचार्य हैं, धम्मपदाचार्य हैं, धम्माचार्य हैं, जो उनके पास उसकी लिस्ट होनी चाहिए, उनके पास डाटा होना चाहिए कि वो कितना बड़ा इलाका है, उसमें किस तरह से उसको कवर करेंगे, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर, ग्राम स्तर पर उनके क्या योजना है, कितना समय लगेगा लोगों को समझने में, समझाने में, कैसे लोगों को समझाएंगे, जो विरोधाभास है उनको कैसे पूरा करेंगे, कैसे उनको पाटेंगे। ये सब बातें अगर बताते तो हमें निसंदेह यकीन आ जाता, लेकिन इन सब की बातें नहीं करते हैं। जैसे मोदी जी एक जुमला फेंकते हैं, पहले जुमला फेंका कि कितने करोड़ हम जो है नौकरियां देंगे, काला धन लेकर आएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। तो बहुजन समाज के लोगों को ये अच्छी तरह जानते हैं केजरीवाल जी कि क्या पसंद है। तो वो गाना सुना है ना आपने, तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे। राजनीति इसी का खेल है कि तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे। और केजरीवाल जी आज तक आप यही करते आते हो, जब मस्जिद में आते हो तो आप मुसलमान बन जाते हो, और जब मंदिर में आते हो तो आप हिंदू बन जाते हो, और जब आप गुरुद्वारा में आते हो तो आप सिख बन जाते हो। ये आपका जो रूप का जो परिवर्तन है, ये सिर्फ राजनीति में वोट लेने का एक हथियार के रूप में आप इसको इस्तेमाल करते हो, एक षड्यंत्र के रूप में आप इस्तेमाल करते हो। क्योंकि आपको हिंदुओं के धर्म के बारे में नहीं पता है, मुसलमान के धर्म के बारे में नहीं पता, उनके सिद्धांतों के बारे में नहीं पता है, दोनों के सिद्धांतों में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं पता है। हिंदू धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था कितनी घातक है आप उसकी चर्चा कभी नहीं करते हो। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्मांतरण करते वक्त ली थी, आप उनकी चर्चा कहीं पर भी नहीं करते हो। लेकिन आपको एक मोहरा मिला हुआ है राजेंद्र पाल गौतम जी जैसा, जिसके माध्यम से आप बहुजन समाज के उस तबके को छूना चाहते हो जो कि अभी बहुजन समाज पार्टी का कट्टर वोट बैंक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, वैसे तो समाज जो है बहुत जागरूक है और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि समाज बिल्कुल भी ऐसी नासमझी हरकत नहीं करेगा, और आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएंगे ताकि जितने लोग, ये जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, राजरत्न अंबेडकर जी हैं, और हमारे भंते सुमित रतन जी हैं,
ये लोग जिस तरह की मुहिम चला रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। एक भिक्षु का काम है धर्म की देशना देना। एक सामाजिक कार्यकर्ता का काम है कि आप लोगों के बीच में जाकर वो मिशन मूवमेंट समझाना। और एक राजनेता का काम है कि वो आपके लिए उन सुविधाओं का जुगाड़ करे जिसकी कि आपको जरूरत है। इन तीनों व्यक्तियों के व्यक्तित्व में कहीं पर भी ये बात नहीं है। धर्मांतरण जो है मिस कॉल करके नहीं हो सकता। धर्मांतरण के ऊपर अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून भी बनाया है, आप लोग जानते होंगे इस कानून को। और जो उस कानून के उपबंध हैं, जो धाराएं हैं, उनको आप पढ़ोगे तो राजेंद्र पाल गौतम जी सही है या फिर योगी सही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपना धर्मांतरण नहीं कर सकता है, जब तक उसके विचारों में परिवर्तन ना आए। धर्मांतरण तो 1956 में भी हुआ था, 2 बार हुआ, एक बार 14 अक्टूबर को हुआ और एक बार 6 दिसंबर को हुआ। एक बार बाबा साहेब के कहने पर जब वे धर्मांतरण खुद कर रहे हैं तब लोगों ने 5 लाख से ऊपर लोगों ने धर्मांतरण किया और उसके बाद उनकी चिता पर हाथ रखकर लाखों लोगों ने कसम खाकर धर्मांतरण किया। लेकिन कितने लोग आज हैं जो बौद्ध हम जिनको कह सकते हैं, क्योंकि वे बौद्ध नहीं बन पाए, बौद्ध धर्म को नहीं समझ पाए, बौद्ध धर्म की संस्कृति को नहीं समझ पाए और उन्हीं परंपरा, उन्हीं रीति रिवाजों में जीते रहे। अपने घर के शादी विवाह, मकान में प्रवेश, जन्म मरण, सब में जो है जितने भी संस्कार हैं वही उन्हीं परंपराओं को फॉलो करते रहे। तो उनके बच्चे आज आपने देखे कि वो वापस हिंदू धर्म में वापसी कर गए हैं। हमें ऐसे बौद्ध बनाने का फायदा क्या? हमें तो ऐसे बौद्ध बनाने हैं जो बौद्ध धर्म का आचरण कर सकें, उसका आचरण करके अपना विकास कर सकें, अपने समाज का विकास कर सकें और इस देश को उन्नति के शिखर पर ले आ सकें। हमारा धर्मांतरण किसी प्रभाव में या किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता, किसी के कहने से नहीं हो सकता। मैं इतना लोगों के बीच जाकर जो है धर्म के ऊपर कैडर देने का कार्य करता हूं, उनको समझाने का कार्य करता हूं, लेकिन किसी को यह नहीं कहता कि आप जो है बौद्ध बन जाओ। मैं कौन होता हूं किसी को बौद्ध बनने के लिए कहने वाला? जिस व्यक्ति के अंदर अपने आप से चेतना आएगी, समझ आएगी और जब वह उसको समझकर जब बौद्ध बनेगा तो वह व्यक्ति हमारे लिए निसंदेह बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन जो व्यक्ति हमारे दबाव में या आकर्षित होकर, जैसा कि बुद्ध ने कलामों को संदेश दिया था कि ना परंपरा से, न धर्म ग्रंथों से, न आकार से, न प्रकार से, न सुंदर होने से, न इस बात से कि स्वयं श्रवण कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं, किसी बात को स्वीकार कर लेना। जब तक स्वीकार मत कर लेना, जब तक कि आप खुद यह न जान जाओ या जो जान चुके हैं जानकारों से आपको यह जानकारी ना हो जाए कि वह बात आपके लिए सही है। तो कोई भी व्यक्ति जो लोगों को बौद्ध बनाना चाहता है, जो यह चाहता है कि यह भारत दोबारा से बौद्ध में हो जाए, तो वह व्यक्ति कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेगा, वह अपना काम करेगा। और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो भी कोई कार्य करता है तो उसके पीछे एक ही मंशा होती है, वो है वोट बैंक। या तो वह स्वयं अपने लिए वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहा है या फिर वह अपने आकाओं के लिए उस वोट बैंक का इस्तेमाल करना चाहता है या करने की उसके सामने मजबूरी है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी, मैं ये समझता हूं कि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं और आप समझदार हैं लेकिन आप दबाव में हैं। तो यही तो समस्या है हमारे समाज की कि हमारे समाज में नेतृत्व तो निकलता है लेकिन जैसे ही वह स्वार्थी हो जाता है तो वह अपने ही हित में कार्य करने लगता है, समाज हित को भूल जाता है, बल्कि वह समाज हित को फिर नुकसान पहुंचाने लगता है। और आप अब यही करने जा रहे हैं कि आप समाज हित को अपने हितों के कारण जो है स्वार्थी होकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम जी, यदि आप मेरा यह वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो है समझदार बनिए, शिक्षित बनकर दिखाइए। आप परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावना को समझिए, उनके त्याग, समर्पण और बलिदान को समझिए। आज बहुजन समाज पार्टी हो सकता है कि आपको विधायक ना बना सके, आपको मंत्री ना बना सके, लेकिन यदि आप कहीं भी जाकर कैसे भी विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, आपकी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके आगे की अभिलाषाएं आपकी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री आपको केजरीवाल जी बनाएंगे नहीं और केजरीवाल जी आपको प्रधानमंत्री भी इस देश का बनाने वाले नहीं है। वो आपको इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकते, आपको किसी भी ऐसे पद पर नहीं ला सकते जहां पर आपके पास कोई मेजर डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर आ जाए। और आप ये मत भूलिए कि आप अगर आज विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, तो वो केजरीवाल जी की देन नहीं है। वोट आपको जो है इसी समाज का मिला है, इसी समाज के वोट बैंक से आप जो है विधायक और मंत्री बने हैं। तो
तो आपको फोकस करना चाहिए सीमापुरी की विधानसभा के लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए। आप मंत्री पद पर हैं तो पूरी दिल्ली के जो लोग हैं, जो आपके मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, आपके मंत्रालय के अंतर्गत जो कार्य आते हैं, उनसे जो है उन लोगों को, उनके दुखों को दूर करने का आपको काम करना चाहिए। आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए। आपको इस बात में नहीं पड़ना चाहिए कि आपको जो है इतने करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है। अगर आपको यह इच्छा है कि इतने करोड़ लोग बौद्ध बन जाएं या 125 करोड़ लोग बौद्ध बन जाएं, तो आप जो है कुछ भिक्षुओं को अपने पास बुलाइए, आप उनको जो है साधन मुहैया कराइए, कुछ मिशनरी साथियों को, धम्माचार्यों को, धम्मपदाचार्यों को, लोगों को बौद्ध बनाने के लिए आप उनको साधन मुहैया कराइए, आप उनको इंस्ट्रूमेंट दीजिए, तो वे लोग जो है इस कार्य को करेंगे। लेकिन आप जब तक एक राजनीतिक पद पर हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी में हैं, तब तक आपके कार्यों को लोग संदेह की दृष्टि से देखेंगे और देखा जाना चाहिए। क्योंकि राजनीति बहुत ही टेढ़ी चीज है। राजनीति व्यक्ति से वो करा लेती है जो उसके माँ बाप के खिलाफ भी क्यों ना जा रही हो बात, उसके परिवार के खिलाफ क्यों ना जा रही हो। बहुत बुरी चीज है। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, अजातशत्रु का नाम आपने सुना होगा। ऐसे इतिहास से भरा पड़ा है भारत का इतिहास, जहां पर लोगों ने अपने बाप का कत्ल करके, अपने भाइयों का कत्ल करके राज सत्ता को हासिल किया है। और ये बहुत बुरा लालच है। लेकिन आप एक समझदार व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप इन सब बातों को समझते हुए अपनी मुहिम को थोड़ा सा साइडवेज कर दीजिए। अगर आपको अपना सम्मान बचाए रखना है और इस समाज में सम्मान पाना है, तो एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं और फ्री में दे रहा हूं। वैसे आप भी एडवोकेट हैं, मैं भी एडवोकेट हूं। आप जानते होंगे कि एक एडवोकेट जब सलाह देता है तो उसकी फीस की उम्मीद वो करता है सलाह लेने वाले से, लेकिन ये सलाह मैं आपको फ्री में एडवाइस कर रहा हूं। अभी हमारे बीच में एक उदाहरण है उदित राज का। उदित राज ने पूरे 5 साल तक लोकसभा के मेंबरशिप को जो है उसने एंजॉय किया, एमपी बनकर 5 साल एंजॉय किया, और समाज पर नाना प्रकार के अत्याचार होते रहे, समाज ने नाना प्रकार के आंदोलन किए, उसमें मुखर होकर वह पार्टी के विरोध में नहीं आया, क्योंकि उसको उस पार्टी से दोबारा से टिकट पाने के लालच था। और ये हर कोई समझ सकता है कि पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, व्यक्ति जब उससे जुड़ता है तो वह उसके उद्देश्यों और उसकी कार्यविधि से जुड़ता है और वह उसके खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। लेकिन उदित राज के पास एक मौका था कि जब समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा हो और वह पार्टी जिसके अंतर्गत वह एमपी बना है, उसके ऊपर उस अत्याचार का लांछन लगा हो, तो वह तुरंत वहां से त्यागपत्र दे दे। आपके पास जब भी ऐसा कोई मौका आए कि समाज पर अत्याचार हो रहा हो और आपकी पार्टी उसमें आपका जो सही भागीदारी उसमें ना दिखाई दे, या आपको मौका मिले, तो आप जो है वहां से आप जो है त्याग पत्र दे देना। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, आप विधायक बन चुके हैं, आप मंत्री बन चुके हैं, और आपकी वो जो इच्छाएं हैं, पता नहीं कितने लोग इच्छाएं लेके इस समाज में जी रहे हैं कि वे भी विधायक बने, मंत्री बने, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और मैं ये समझता हूं कि शायद आपसे ज्यादा काम लोगों ने किया होगा, आपसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाले लोग होंगे, आपसे ज्यादा मिशन मूवमेंट जानने वाले लोग इस समाज में होंगे, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल पाया है। आप लक्की हैं, आपको ये मौका मिला, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अगर आपकी इच्छाएं पूरी हो गई, आप संतुष्ट हो गए हैं, तो आप कम से कम जो है जब आपको मौका मिले अपने पद को, अपने विधायक पद को, अपने मंत्री पद को लात मारना, जैसे बाबा साहेब ने और बहन जी ने लात मारी थी, आप उस तरह से लात मारना। देखना आपको समाज में गौरव प्राप्त होगा, आपको समाज जो है फिर हाथों हाथ लेगा, और फिर आप समाज के लिए और भी बेहतरी से काम कर सकेंगे। और आप उस पद को लात मार के फिर समाज के बीच निकलना, बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना, लोगों को जगाने का कार्य करना, और कभी भी किसी लालच में आपको आने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छाएं जो थी वो पूरी हो चुकी हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर आप यहां से ऐसा कदम उठाते हैं तो वो समाज की बेहतरी में होगा, मिशन मूवमेंट की बेहतरी में होगा, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों की बेहतरी में होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा